Good morning, friends. Welcome to Civil's Manthan. Let's start today's newspaper Manthan, in which we will discuss newspaper articles of Hindu Indian Express along with editorials and explained section. Let's start the discussion. The pehla article it is about the tropical cyclone Amphan. This tropical cyclone Amphan is going to landfall in Odisha and West Bengal. तो Amphan आपका tropical cyclone बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट है और बे ऑफ बंगाल में है और ये लैंडफॉल करेगा। ये आपका जा रहा है टुवर्ड्स बंगाल कोस्ट इंक्लूडिंग बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल एज वेल एज उड़ीसा कोस्ट के पास भी ये लैंडफॉल करने के चांसेस हैं। इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को कैटेगरी 4 में रखा गया है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये मोस्ट सीवियर फॉर्म का है। अलग अलग कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं। मोस्ट सीवियर कैटेगरीज कैटेगरी नंबर 4। इसके अलावा ये स्टॉर्म सर्ज भी लेके आएगा इस जो कैटेगरी नंबर 4 में जो है विंड स्पीड इट varies from 165 to 175 km per hour to 195 km per hour. So huge speed of wind remains in category number 4. Storm surge भी होगा of about 4 to 6 meter above. फिगर्स ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टॉर्म सर्ज इज। स्टॉर्म सर्ज क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन मीन्स वेरी फास्ट स्पीड ऑफ विंड कम्स देयर। ठीक है, काफी तेजी से आपकी हवाएं चलती हैं। थंडरस्टॉर्म आल्सो हैपन, ह्यूज स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो इसके साथ में आपका वाटर लेवल इंक्रीज होता जाता है। क्यों? बिकॉज इट ब्रिंग्स द वाटर अलोंग द कोस्ट। ये पानी को साथ में लेके आएंगी ये जो हवाएं हैं अलोंग द कोस्ट। तो जैसे जैसे ये पानी इनके साथ में आएगा, वाटर इनके साथ आता है, तो अलोंग द कोस्ट वाटर लेवल राइज कर जाता है एबनॉर्मली हाई। तो उस पानी के लेवल एबनॉर्मली हाई लेवल, पानी वाटर लेवल के राइज करने की सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज। नाम में देखो स्टॉर्म, स्टॉर्म आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म से है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल स्टॉर्म की वजह से जो वाटर सर्ज हुआ है दैट इज स्टॉर्म सर्ज। तो कहाँ होगा? अलोंग द कोस्ट होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस? स्टॉर्म सर्ज विल इनोंडेट्स कोस्टल एरियाज, बीचेस, एम्बैंकमेंट्स। तो वहां पर डिस्ट्रक्शन लेके आता है टू द लाइव्स एज वेल, टू द प्रॉपर्टी, टू द कोस्टल, टू द बायोडाइवर्सिटी। तो इन सब चीजों के रिगार्डिंगली यू कैन से दिस स्टॉर्म सर्ज हैज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। ध्यान में रखने वाली बात क्या है? स्टॉर्म सर्ज सुनामी के बाद नहीं आता है। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में स्टॉर्म सर्ज को सुनामी से रिलेट कर सकते हैं, बट स्टॉर्म सर्ज आपको ध्यान में रखना है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बाद स्टॉर्म सर्ज आता है, ना कि सुनामी के बाद। ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम देखते हैं कि बहुत बार बे ऑफ बंगाल रीजन में काफी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं इन कंपैरिजन टू द अरेबियन सी। तो हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है, हमारे ज्यादातर साइक्लोन्स ईस्टर्न कोस्ट पे क्यों आते हैं, व्हाई नॉट ऑन वेस्टर्न कोस्ट? इसका भी कुछ रीजंस हम देख देख सकते हैं उनको। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर दैट। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में साइक्लोन्स के अलग अलग नाम है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन पैसिफिक ओशन अलोंग द कोस्ट ऑफ चाइना एंड जापान, इनको टाइफून बोला जाता है। अलोंग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, दीज आर कॉल्ड विली विलीज। साइक्लोन्स बोलते हैं इन द इंडियन ओशन अलोंग द इंडिया, चक्रवात भी बोलते हैं यहाँ पर इनको। हरिकेन्स इन द अटलांटिक ओशन अलोंग अमेरिका। तो अमेरिका यूएसए का अलोंग अलोंग आपका हरिकेन्स है। साइक्लोन्स चक्रवात आपके इंडिया के अलोंग है। टाइफून्स आपका अलोंग चाइना जापान। विली विली आपका अलोंग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ध्यान में रखना आपको इन चीजों को। अब ये देखिए यहाँ पर वन ऑफ द कंडीशन फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए एक कंडीशन क्या है? सी टेम्परेचर शुड बी ओवर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देर आर सम मोर कंडीशंस एज वेल। एक तो कंडीशन आपकी हो गई कि सी टेम्परेचर शुड बी अबव 27 डिग्री सेल्सियस, तो लार्ज सी सरफेस भी होना चाहिए वहां पर आपका। सेकेंडली, कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स विल हेल्प इन द मेकिंग द सर्कुलेशन ऑफ द विंड्स। थर्ड, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें अंदर थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए। फोर्थ, ए प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन। बिकॉज आप देखते हैं ये एक लो
ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या करता है, लो प्रेशर एरिया के अगेंस्ट अलोंग एयर सर्कुलेट करती है, राइट, रोटेट करती है। सो एक वीक प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया होना चाहिए अलोंग विद सम प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ द कंडीशन इज अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, कि जब ये एयर आपकी राइज करती है उसके बाद अपर लेवल पे डाइवर्जेंस होना चाहिए आपका। ठीक है। सो एज वी नो, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा इन ज्योग्राफी, अलोंग द आई, आई के अलोंग जो है आपकी एयर सर्कुलेट करती है, इट राइजेज अबव एंड इट मेक्स अ रेन एज वेल, और फिर डाइवर्ज कर जाती है ऊपर जाकर। इन द सेम वे शुड डाइवर्ज इन द अपर डाइवर्जेंस शुड बी देयर। तो यहाँ पर जब भी ये साइक्लोन जब ये लैंडफॉल करता है, इट गेन्स द एनर्जी, एनर्जी कहाँ गेन करता है, फ्रॉम द ओशन। जब भी ये ओशन पे रहेगा और द सी सरफेस वाटर से इसको एनर्जी मिलती है, एंड एनर्जी बाय ऑफ कंडेंसेशन, किस प्रोसेस से, कंडेंसेशन के द्वारा इसको एनर्जी मिलती है। जैसे ही लैंडफॉल कर जाएगा, लैंडफॉल मींस ये कोस्ट को क्रॉस करेगा, कोस्ट को क्रॉस करने के बाद वो एनर्जी सप्लाई आपकी कट ऑफ हो जाती है, और जैसे ही एनर्जी सप्लाई कट ऑफ होगी, इट डाइज आउट, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म हो जाता है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। ठीक है। सो ये कुछ इसकी ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की कुछ कंडीशंस थी एंड हाउ इट मूव्स ओवर। एक हम यहाँ पर देखते हैं कि वाई इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट, जो ये उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल वाली जो कोस्ट है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये वाली कोस्ट क्यों ज्यादा प्रोन है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न वाली जो कोस्ट है। इसके भी कुछ एक दो रीजंस आप देख सकते हैं। एक तो रीजन क्या है कि जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इसके वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द अरेबियन कोस्ट वाटर, इन कंपैरिजन टू द अरेबियन सी। सो अरेबियन सी के टेम्परेचर का, सी का टेम्परेचर कम है इन कंपैरिजन टू बे ऑफ बंगाल वाटर टेम्परेचर। तो उसकी वजह से हमने देखा वन ऑफ द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज व्हाट, कि सी टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। सो मोर चांसेस, कंडीशन इज मोर फेवरेबल इन बे ऑफ बंगाल। सेकंड, क्या आप बता सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ बन रहे हैं आपके, इन पैसिफिक ओशन। ये देखिए यहाँ पर अलोंग चाइना, जापान। तो यहाँ से जो पैसिफिक ओशन में बनने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, दे ऑल्सो फाइंड ए वे समवॉट, इनका कुछ छोटा मोटा कुछ फॉर्म है, ये यहाँ से साउथ चाइना सी से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, दे कम टुवर्ड्स इट, कुछ छोटी मोटी ब्रांच यहाँ से आ जाती है, दे मेक सर्टेन। सो ये इधर बनने वाले साइक्लोन्स को, बे ऑफ बंगाल में बनने वाले साइक्लोन्स को, ये दे प्रोवाइड द सपोर्ट। ठीक है। तो यहाँ से, so दे हैव ए बैक एंड सपोर्ट एज वेल, बे ऑफ बंगाल वाले जो साइक्लोन्स है, दे गेट ए बैक एंड सपोर्ट फ्रॉम द टाइफून से, जो टाइफून्स आपके वेस्ट पैसिफिक ओशन में बन रहे हैं। जबकि ये अरेबियन सी में बनने वाले साइक्लोन्स, दे आर टोटली वहीं के बने हुए होते हैं। So that's all from this particular this cyclone discussion here. Next, we discuss how the tropical cyclones are named. कैसे नेमिंग होती है इनकी? ये इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन सेक्शन का आर्टिकल है। So we see, जो भी आपकी नेमिंग होती है अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर नेम्ड बाय रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर। आपके RSMSC हैं, रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। इन दो टर्म्स को ध्यान में रखना है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। जो आपका रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर है, ये 6 हैं, और इन 6 में से एक आपका IMD है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका मतलब IMD जो है अपने रीजन के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग करता है। ठीक है। सो RSMSC, IMD क्या है, एक आपका रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर है। सो इट नेम्स द साइक्लोन्स डेवलपिंग ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन। तो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में जो भी आपका बनता है, इसकी नेमिंग कौन करता है, IMD करता है। इसके अलावा एडवाइजरीज भी इश्यू करता है टू 12 अदर कंट्रीज इन द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स। ठीक है। नेमिंग होती कैसी है, इनिशियली ए ग्रुप ऑफ नेशन कॉल्ड अपॉन WMO एंड एस्केप। व्हाट इज WMO? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इज एस्केप? इट इज पार्ट ऑफ UN एस्केप, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक। ऑलराइट। इसमें कौन कौन से कंट्रीज आपके, बांग्लादेश,
India, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Sri Lanka, and Thailand. So they decided to start naming the cyclones in this region. अब इसके लिए इन्होंने सजेशंस दिए WMO के पैनल को इस लिस्ट के बारे में. तो दीज वर 8 कंट्रीज. देखो, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड. These are 8 countries. So 8 countries and 8 names they initially gave. So 64 names initially they gave. Now what actually happens? Some more countries joined. Iran, Qatar, Saudi Arabia, UAE and Yemen. So कितने हो गए आपके? 8 पहले वाले, 5 ये, टोटल 13. ठीक है. सो 13 कंट्रीज ने 13 नाम दिए सपोज. ठीक है. 13 कंट्रीज के 13 नाम कितने हुए? 13 स्क्वायर 169. सो 169 साइक्लोन्स के नाम आपके रिलीज किए गए हैं. रिलीज बाय IMD लास्ट मंथ, प्रोवाइडेड बाय दीज 13 कंट्रीज. 13 कंट्री ने 3 सजेशन दिए. 13 13 169. तो लिस्ट में जो लेटेस्ट नाम है, जो लास्ट नेम था पहले वाला प्रीवियस लिस्ट का, उस नाम को अनयूज रखा गया था. तो अनयूज था, तो इस प्रेजेंट जो साइक्लोन का नाम लास्ट लिस्ट के लास्ट नाम से रखा गया, दैट इज एम्फान. तो साइक्लोन एम्फान की नेमिंग समझ में है आपको. IMD ने इसको नोमेनक्लेचर किया है. ठीक है. ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज हैं, 13 सजेशन दी, 169 नेम्स आए. उन्हीं नाम्स की अलग अलग लिस्ट आती है. तो उस लिस्ट में से एक नाम एम्फान था, तो वहां से आपका आया. We see why is it important to name cyclones? Cyclones की naming क्यों important है? Because it makes easier for people to remember. लोगों के लिए याद रखना इजी होता है अगर नाम रहता तो कुछ. अगर कुछ नंबरिंग याद करनी हो, कुछ टेक्निकल टर्म्स हो, तो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा ये. अब जनरल पब्लिक के अलावा साइंटिफिक कम्युनिटी को भी, मीडिया के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक नाम होना, इट इज वेरी यूजफुल. अब कुछ साइक्लोन्स को आइडेंटिफाई करना है, अवेयरनेस जनरेशन के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, तो कुछ नेमिंग होना बहुत जरूरी होता है. और क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाती है फॉर द नोमेनक्लेचर? कि ये न्यूट्रल होना चाहिए आपका नाम. कोई पॉलिटिकल फिगर या रिलीजियस बिलीव्स, कल्चर, जेंडर के को नहीं ये सिग्निफाई करना चाहिए. सेकेंडली, ना ही किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, किसी भी पॉपुलेशन के. रूड या क्रूअल नहीं होना चाहिए इन नेचर. ये शॉर्ट हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, इजी टू रिमेंबर हो, should not be offensive as well. Maximum length of name should be 8 letters. Then one of the point you can remember this, कि नॉर्थ इंडियन ओशन में जो भी आपका नेम्स आते हैं, दे आर नॉट रिपीटेड. वंस यूज्ड इट विल सीज टू बी यूज्ड अगेन. सो हर बार एक नया नाम होगा. ये नाम रिपीट नहीं किया जाएगा. कौन से? इन द ट्रॉपिकल ओशन ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन. नॉर्थ इंडियन ओशन में कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा, उसका नाम रिपीट नहीं किया जाएगा. सो ये चीजें आप कुछ याद रख सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. दिस आर्टिकल इज अबाउट स्टिमुलस टू कोस्ट ओनली अबाउट 1% ऑफ GDP. ये आपका, जब हमारे PM साहब ने अनाउंस किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें 20 लाख करोड़ की के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की अनाउंसमेंट थी. और ये 20 लाख करोड़ अराउंड कितना आपको कॉन्स्टिट्यूट करना था? अराउंड 10% ऑफ GDP. अब कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं दैट जो एक्चुअल जो पैकेज आया, सही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया, जो एक्सचेकर की को कोस्ट करेगा, जो फिजिकल स्टिमुलस है, वो केवल 1% के राउंड है, ना कि 10% के राउंड है. क्योंकि मैक्सिमम जो पैकेज में जो बात की गई है, दिस पैकेज इज मैक्सिमम अबाउट द लिक्विडिटी. लिक्विडिटी कैसे? कि कैसे इजी क्रेडिट दिया जाएगा, इजी दरों पे लोन दिया जाएगा. RBI की तरफ से क्या आपका मॉनेटरी पैकेज है, जो लिक्विडिटी का जो पैकेज, बाय रेपो, रिवर्स रेपो, जो भी CRR कम करके जो भी RBI अनाउंस किया इन द प्रीवियस टाइम रिसेंटली. सो एक्चुअल में कितना है? 1% ऑफ GDP है. सो एक क्रिटिसिज्म है, जस्ट इतना ही ध्यान में रखना, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको, इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं. जस्ट रिमेंबर वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, कि एक्चुअल कॉस्ट इज ओनली अबाउट 1%. This news item is about NASA lays out Artemis Accords for responsible moon exploration.
आर्टेमिस अकॉर्ड्स है क्या? बेसिकली आर्टेमिस अकॉर्ड्स इट्स द एग्रीमेंट अमंग द डिफरेंट नेशंस बिटवीन द डिफरेंट स्पेस एजेंसीज। और क्या करना, ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर द आर्टेमिस प्रोग्राम? आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है, टू एस्ट्रोनॉट्स को द ल्यूनर साउथ पोल। ठीक है, अमंग द वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट वुड बी ए वुमेन। तो ये बस इतना ही ध्यान में रखने की जरूरत है कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स है किसका, कि रेस्पॉन्सिबल मून एक्सप्लोरेशन के लिए। अभी प्रोग्राम आपका आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए अकॉर्ड्स साइन किए गए, आपस में एग्रीमेंट साइन किए गए। और जाना कहाँ पर है? मून पे जाना है इनको। ऑलराइट, और नासा इसमें लीड रोल प्ले कर रहा है। किसके ऊपर बेस्ड है ये? आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। क्या ट्रीटी था ये? ट्रीटी था कि जो भी आउटर स्पेस है उसको ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से पीसफुल पर्पज के लिए यूज करना है। ठीक है, सो पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन। So that's all about this particular Artemis Accords. Now coming to the next article, this article is from editorial The Hindu, a jolt to a national national energy security. So इस आर्टिकल का बैकग्राउंड क्या है कि भी रिसेंटली अमेंडमेंट अनाउंस किया है इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 का उन्होंने अनाउंस किया, दैट विल ब्रिंग अमेंडमेंट्स टू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। सो क्या करेगा ये? इन द in the brief you can understand, it will burden the states and erode the concurrent status given to electricity. इलेक्ट्रिसिटी को कौन सा स्टेटस मिला हुआ है? कंकरेंट लिस्ट। सो आपकी शेड्यूल 7 में आपके आपके तीन लिस्ट होती हैं बेसिकली। वो थ्री लिस्ट कौन सी है? थ्री लिस्ट आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सो इसमें यूनियन लिस्ट कौन सा होता है? यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर केवल पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, राइट। वेयर एज स्टेट लिस्ट उन सब्जेक्ट्स के ऊपर केवल स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट जहां पर पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट असेंबली दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन इन केस पार्लियामेंट लॉ बनाती है, सो दैट विल ओवरराइड इफेक्ट ओवर स्टेट लॉ मेड बाय द स्टेट असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पर एक बता रहा है कि इस पर्टिकुलर बिल की वजह से जो अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं, सो एक कंकरेंट स्टेटस मिला हुआ इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसको इरोड करेगा बिकॉज इट इज मोर ब्रिंगिंग मोर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो सेंटर की पावर को इंक्रीज कर रहा है और स्टेट की पावर्स को डिक्रीज कर रहे हैं इसके अंदर। ये इसका एक क्रिटिसिज्म यहाँ पर बताया गया। वन ऑफ द सजेशन आई वुड लाइक टू गिव, एक आर्टिकल के ऊपर बेस्ड डोंट मेक योर ओपिनियन। आंसर जो होगा आपका वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको पता होना चाहिए। एंड वन आर्टिकल डज नॉट मेक वन आंसर। तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आपको पता होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पता होंगे, देन यू कैन मेक ए बैलेंस्ड आंसर फॉर द यूपीएससी एग्जाम। सो यहाँ पर देखते हैं कि अमेंडमेंट आपका टैरिफ पॉलिसी में, आपका पावर टैरिफ पॉलिसी में इन्होंने रिफॉर्म लाने की अभी रिसेंटली अनाउंस किया था बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। सो अमेंड करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को, और ये बता रहा है कि इट विल वीकन द कंट्रोल ऑफ स्टेट्स ओवर द इंडस्ट्री। अब हो क्या रहा है इससे, कैसे क्या प्रॉब्लम आएगी? वन ऑफ द प्रॉब्लम इससे डिस्कॉम्स को ट्रबल होगी, दिस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो स्टेट डिस्कॉम्स है, बिकॉज सेंट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रही है, जब जो प्राइवेट डेवलपर्स अगर ज्यादा इन्वेस्ट करने आते हैं, ठीक है, इन द जनरेशन, अब डिस्कॉम्स वो एक पीपीए साइन करते हैं, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, और उनको कुछ फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह भी देनी होती है वहां पर। अभी डिमांड पे डिपेंड करेगा कि अब चाहे वो डिमांड आ रही है नहीं आ रही है, दे आर गोइंग टू पे फॉर इट। सो ये इट विल एनी हाउ विल somehow will hamper the viability of the discoms. Then regarding renewable energy, it says more and more focus is given to renewable energy, even though renewable energy is costlier than the thermal energy. अब रिन्यूएबल एनर्जी को आपको सब्सिडी भी दी जाती है, और भी बहुत सारे इसके अलावा इससे कुछ इश्यूज हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। लेकिन ये उन कॉस्ट को नहीं ध्यान में रख रहा है जो कॉस्ट अलग कंपनीज को अपनी उठानी पड़ेगी। सो दे मे
they may have to pay more in comparison to the while government is focusing on renewable energy. Then next it talks about क्रॉस क्रॉस सब्सिडीज. इट सेज कि क्रॉस सब्सिडीज को एकदम से हटा दिया गया है. अब क्रॉस सब्सिडीज हैं क्या? ये एक वन ऑफ द रिफॉर्म है दैट वाज अनाउंस्ड, दैट वाज इवन सजेस्टेड बाय इकोनॉमिक सर्वे एज वेल. आप लिख सकते हैं कि हाँ, एज रिकमेंडेड बाय इकोनॉमिक सर्वे क्रॉस सब्सिडीज को हटाने की बात की गई थी. क्रॉस सब्सिडीज की बात यहाँ पर क्या है कि जनरली जो इंडस्ट्रीज का जो टैरिफ है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू द जनरल पीपल कंज्यूमर्स टैरिफ. तो जो पीपल्स टैरिफ, जो जनरल पब्लिक के टैरिफ को सब्सिडाइज किया जाता है बाय इंडस्ट्री के टैरिफ को इंक्रीज करके. ठीक है, अब इसको कह रहे हैं एकदम से अगर हटा देंगे तो जो जनरल कंज्यूमर, जनरल पीपल है, उनके ऊपर बर्डन ज्यादा बढ़ेगा. और अगर ये बात करते हैं कि जहां पर जितनी कॉस्ट आ रही है उसके हिसाब से उतना टैरिफ हो, तो अ, जो विलेजेस वगैरह हैं, जो गांव में जहां पर खर्चा ज्यादा आ रहा है, सो वहां पर हो सकता है टैरिफ को ज्यादा इंक्रीज कर जाए बिकॉज बहुत सारी कंडीशन इसमें वीक है. सो क्रॉस सब्सिडीज अगर हटाई जाती है बिल्कुल एक तरफ से, सो जनरल पीपल कंज्यूमर्स को ज्यादा पे करना होगा टैरिफ. देन एक पॉइंट आपका यहाँ पर है सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी के बारे में, कि जो स्टेट रेगुलेटर होगा यहाँ पर वो अपॉइंट किया जाएगा बाय सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी. और इसकी जो कंपोजिशन है ये इससे लग रहा है कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आ गई है. स्टेट की जो पावर उसको रिड्यूस कर दिया गया है, इट जेपरडाइज द पावर. देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेंट्रलाइज इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी. ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी है. ये इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी भी सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं. सो पावर टू एडजुडिकेट अपॉन स्टेट्स डिस्प्यूट relating to contracts will be taken away from state electricity regulatory commission. जो पहले स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करता था, अब कौन करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी, राइट? एंड दिस अथॉरिटी इज अगेन मोर सेंट्रलाइज्ड इन नेचर. सो यहाँ से इस पूरे आर्टिकल से मैं जो मोटा मोटा समझ में इतना आ रहा है कि एक basically it jeopardizes the power of states, so somehow even you can say weakening the federal powers of the state, federal nature of the state as well. ठीक है, concurrent status में है इलेक्ट्रिसिटी बट स्टिल स्टेट्स की पावर को कम किया जा रहा है. ऑलराइट, क्रॉस सब्सिडीज वाला एक पॉइंट आप डाल सकते हैं कि जिसको बुरी तरह से हटा के एकदम से कंज्यूमर्स पे बर्डन बढ़ेगा. और स्टेट्स की पावर कैसे कम हो रही है अब दिखा सकते हैं कि सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी एंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी ये यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड इन नेचर है. सो ये कुछ दो तीन पॉइंट्स आप इस आर्टिकल से निकाल सकते हैं. That's all for today's discussion. If you have any questions, you can ask in this Telegram group. You can join this Telegram group led by a few civil servants, and we are ready to help you in this civil service preparation. If you have any question, any doubts, you can ask there. And if you like this video, please do subscribe, like, and share this video as well. Thank you very much.